Hi students, how are you? Okay, last time in current electricity we did the Kirchhoff law, we did a lot of numericals, and I had also sent you a couple of numericals to solve them. Okay, today we are moving on with the जैसे मैंने बताया था we'll be moving on with the combination of cells in series. अब ध्यान रखिए cells बोल रहा हूँ सीरीज में, सेल को सीरीज में लगाया, हम रजिस्टर को सीरीज में पढ़ चुके हैं, रजिस्टर को पैरेलल में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर को सीरीज में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर को पैरेलल में पढ़ चुके हैं। अब सेल लगा रहा हूँ मैं सीरीज में। याद करो उससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक कराया था ईएमएफ का। मैंने बताया था जब ये देखो ये सेल है और लेट्स से यहाँ पे कोई रजिस्टर है, ठीक है ना, मैंने ये आपको बताया था, और यहाँ से ईएमएफ निकलती है जब ये की क्या होती है, की ओपन होती है, जब यहाँ से करंट नहीं निकल, जब ताज़ा नया सेल आता है घर में, हम जब नया सेल लेके आते हैं जो उसके अक्रॉस ईएमएफ होती है, वोल्टेज होती है, उसको ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात मेरी? तो जब मैं इसको बंद कर देता हूं तो क्या होता है बताइए, यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो कितना होगा बताइए, वो होगा करंट जितनी गई उतना IR। तो जो मैंने ये भेजा तो व्हाट इज ई कितना है बताइए, ई इज वोल्टेज प्लस IR, ठीक है ना। तो वोल्टेज कितनी होगी, E माइनस IR, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। देखो जब यहाँ से बेटा आप इसको लगाओगे और इसको ऑन करोगे, बिजली को ऑन करोगे, की को क्लोज करोगे, तो एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, यहाँ पे कुछ ड्रॉप भी तो होगा पोटेंशियल, वो कितना होगा IR के करीब, यानी इसमें से IR निकल गया, इसमें से कितना निकला, जो आपने खाना भेजा इसने कितना खा लिया, ऐसे समझा करो, आपने कुछ खाना भेजा E, उसने कितना खा लिया IR, तो E में से IR निकल गया और वोल्टेज ये बच जाती है। ये आपको समझ आ रहा है, ये याद रखना बेटा, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए हम आगे चलते हैं, सेल्स इन सीरीज। देखो मैंने सेल लगाए हैं सीरीज में, देखिए अभी हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है ना, फिर हमने स्टडी किया रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया हुआ है, लेकिन अब देख लो यहाँ पे सेल सीरीज और पैरेलल में लगे हैं, ये हमने स्टडी करना है। प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आंसर तो आ ही जाएगा। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। सेल सीरीज में लगा हुआ है, उसका अगर सीरीज में लगाएंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, प्लस को थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, इस रिजल्ट को याद रखेंगे हम, इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को याद रखिए प्लीज। ओके, अब यहां देखिए थोड़ा सा जो हमने स्टडी किया है, ये एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, 3 टर्मिनल है। देखिए A, B और C, इसके अगेंस्ट मैं स्टडी करना चाहता हूं। मैंने अभी 2 सेल लगाए, ऐसे ही अनगिनत सेल हो सकते हैं, दे कैन बी नंबर ऑफ सेल्स, n सेल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन काम वाली बात क्या है कि हमने इसको सीरीज में स्टडी किया। सीरीज में हमें पता करंट सेम होती है, देखो जो I यहाँ से निकली वही I, ये सर्किट तो होगा ना, लेकिन बनाया मैंने नहीं है, वो जो I निकली वही अंदर गई, ठीक है ना, ये आपको समझ आ रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लो, जितनी I यहाँ जाएगी उतनी ही I यहाँ से आएगी। तो अगर मैं पाथ, ये वाली पाथ लेता हूँ, ये वाली ऐसे चलना शुरू करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले VA और VB का पोटेंशियल क्या होगा, VBA क्या होगा, वो होगा VA माइनस BB, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, VA माइनस BB होगा। और VA का पोटेंशियल क्या है, ये तो इसी टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, E1 हो गया। अब देखिए आप ऐसे चल रहे हो, तरंग ऐसे बह रही है, तो कितना बह रही है, यहाँ I है और I माइनस IR1 हो जाएगा। दिख रहा है आपको बेटा, आप ऐसे चल रहे हो, ये ऐसे आ रही है, दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, माइनस IR1 हो जाएगा। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है। अब हम लेते हैं B और C के बीच में, तो VBC क्या हो जाएगा, VBC देखो B और C के बीच में, वैसे ही इसका पोटेंशियल कितना पॉइंट पर, E2 है, ये हो जाएगा VB माइनस, ऐसे लिख लो पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ कितना हो जाएगा, E2 है यहाँ पे, ये देखिए इसका पोटेंशियल कितना है, E2 है ना, इस तार का यहाँ पे पोटेंशियल जितना इसका पोटेंशियल उतना इसका पोटेंशियल, E2 माइनस करंट कितनी है, IR2, करंट तो सेम है, IR2। अब हम निकाल लेते हैं VAC का। VAC का क्या होगा बताइए, VAC का मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VC का। फर्दर मैं लिख सकता हूँ उसको कैसे, क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। आप देखिए अगर मैं इन दोनों को ही ऐड कर लेता हूं तो VAC आ जाएगा, ये देखिए VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, तो ये VB से VB कट गया तो VA माइनस VC आ गया, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो VA माइनस VC लिख लो। VA माइनस VC कितना है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2
R2, तो क्या बना बताओ, मेरा बना फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा, VAC कितना आ गया, इक्विवेलेंट इसके और इसके अगेंस्ट इक्विवेलेंट कितना आया, ये आ गया E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन आ गया, अंदर आ गया R1 प्लस R2। ये ध्यान से देख लो, यानी ये कहता है अगर एक मैं ये सारा नाटक जो किया है इसको नाटक ना करके एक सेल लगाता और एक रजिस्टर लगाता तो E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है बेटा। ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ पर 10-15 सेल लगे हुए हैं, देयर 15 सेल्स अक्रॉस, अभी तो मैंने 2 सेल ली है ना, अगर ऐसे 15 सेल लगे हुए हैं तो उन सेल का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट EMF कितनी बनेगी, वो ये पूछ रहा आपसे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, मैं ये बता रहा था बेटा। देखो बेटा इस इक्वेशन, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो बेटा, E के साथ क्या आ गया आपका, तो E जो है यहाँ पे E इक्विवेलेंट कितना है, E1 प्लस E2, ये देखो E के साथ E, ये आ गया E1 प्लस E2। उसी तरह इसको कंपेयर करोगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ही होता है। तो इसका मतलब हमें पता लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 10 सेल लगे हुए सीरीज में सबको ऐड कर दो, E1 E2 E3, यानी अगर 5-6 हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो सबको ऐड कर लो, वही आपका इक्विवेलेंट EMF होगा। बात समझ आ गई, वही आपका इक्विवेलेंट EMF, क्योंकि आ गया ना रिजल्ट। ये देखो फाइनल रिजल्ट आया क्या, नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, VAC के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो मैं देख रहा हूँ ना इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट कितना है E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस भी ऐड हुआ है R1 प्लस R2। इसका 10 सेल लगे होते, ऐसे 10 सेल ऐसे लगे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी EMF ऐड कर लो, E1 प्लस E2 कर लो और उनका रेजिस्टेंस कितना कर लो, रेजिस्टेंस भी ऐड कर लो। समझ गए, अभी 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे, समझ आ जाएगा। तो हमें ये पता लगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कुछ सेल सीरीज में लगे होते हैं तो EMF अगर उनकी लगी है, सीरीज में लगी है, तो सबको इकट्ठे ऐड कर लो, सीधे लिनियरली ऐड कर लो, कोई उल्टा करने की तो सीधा ऐड कर लो, और रेजिस्टेंस भी सीधा ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल लेके दिखाएं आपको, जैसे एक सेल ये है, लेट्स से ये इसकी EMF है 3, इसका रेजिस्टेंस है 4, दूसरा सेल लिया, छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ये रेजिस्टेंस आ गया, फिर तीसरा सेल लिया, फिर रेजिस्टेंस आ गया, तो कहता है बताइए टोटल कितना है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, R1 ले लिया मैंने 1, R2 ले लिया मैंने 2, R3 ले लिया मैंने 3। तो कहता है टोटल EMF कितनी है, EMF तो 5 4 9 3 12, तो EMF कितनी आ गई 12, और रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 2 5 1 6, दैट्स ऑल। ये डेरिवेशन आ सकती है बेटा, इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा, समझ आ गया। सिंपल एक एग्जाम्पल भी दे दी मैंने, ठीक है, सीरीज में क्लियर है, वेरी इजी। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, लेट्स कम टू पैरेलल कॉम्बिनेशन नाउ। सीरीज बड़ा आसान था, लेकिन डेरिवेशन आ सकती है बेटा, और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, आसान था। चलिए लेट्स डू पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है बेटा, एक सेल ये पैरेलल में लगा हुआ है, एक सेल ये पैरेलल में लगा हुआ है। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे 10 सेल भी हो सकते हैं, 50 सेल भी हो सकते हैं। हम 2 के लिए स्टडी करते हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे 3 के लिए, ठीक है ना, 4 के लिए, 5 के लिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है। दोबारा बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, रेजिस्टर्स नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, सेल लगाए हैं मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जब मैंने सेल लगा दिया यहाँ पे, एक सेल ये लगा है, एक सेल ये लगा है, तो एक सेल से मेरी करंट आई यहाँ पे I1, यहाँ से करंट आई कितनी I2, तो यहाँ कितनी करंट होगी I1 प्लस I2 होगी, I1 प्लस I2। यहाँ से देखिए किरचॉफ का पहला लॉ और दूसरा लॉ हमने लगाना है, तो यहाँ I1 प्लस I2 आई, फिर वो कनेक्टिंग वायर है, और यहाँ पे कितनी चली जाएगी बताओ, I1 प्लस I2 यहाँ भी आएगी, और यहाँ कितनी चली जाएगी, जितनी I I2 जितनी I1। तो हमें क्या पता लगा, जो टोटल करंट होगी, टोटल करंट इस पॉइंट पे, तो वो कितनी होगी टोटल, अगर इसको मैं I बोल दूँ तो I कितनी होगी, I1 प्लस I2। अगर इसमें I करंट है, अगर इसमें I करंट है, वो क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी, ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं किसी को। अगर इसमें मैंने करंट मानी I है और इसमें भी I होगी, तो वो किसको मिला के होगी, I1 प्लस I2 को मिला के होगी, किरचॉफ का लॉ है। और यहाँ से भी I जा रही है, यहाँ से भी I जा रही है, और बाद में जितनी करंट से, जितनी सेल की मैं बताया था कैपेसिटी होती है, उतनी ही करंट वो लेता है, I1 प्लस I2। बिल्कुल ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस सेल को स्टडी करते हैं, इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं 2 पाथ लेके, एक ऊपर वाली पाथ और एक नीचे वाली पाथ लेके स्टडी करते हैं। आइए हम स्टडी करें। हम क्या करेंगे,
फॉर द फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल स्टडी करते हैं। पहले सेल के लिए स्टडी करते हैं, हम करते हैं एक्स और वाई का पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल क्या निकालना है हमने, वी एक्स माइनस वी वाई निकाल के देखते हैं। वी एक्स माइनस वी वाई निकाल के देखते हैं कितना पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना ये है E1, मैंने बताया था। यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, मेरे पास रजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ जितना EMF यहाँ पे, उतना EMF यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया, E1 हो गया। उसके बाद अब लूप बना लो ऐसे, अब करंट ऐसे जा रही है, आप ऐसे जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा बताइए, I2 हो गया। और ये कितना है रेजिस्टेंस, R1। करेक्शन बेटा, I1 करंट यहाँ जाएगी, I1 है ये, तो I2 ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 R1। ध्यान से देख लो, I1 करंट जा रही है ना, I1 R1 हो गया। बस बहुत सिंपल है, ठीक है। इस वोल्टेज को हम कुछ बोल देते हैं, V बोल देते हैं, लेट्स वोल्टेज V बोल दिया। एक्स वाई बार बार लिखते अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, अब I1 की वैल्यू निकाल लो। I1 की वैल्यू कितनी होगी देख लो, कैलकुलेट कर लो। इस वोल्टेज को हमने V बोल दिया, क्योंकि बेटा वोल्टेज तो सेम ही रहेगी ना, ये वोल्टेज सेम ही रहेगी, चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, याद रखो, ठीक है ना। टर्मिनल्स के अगेंस्ट वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट जाती है, तभी तो करंट डिफरेंट गई है, ठीक है। इसको मैंने V बोल दिया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, I1 की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। तो मेरे पास क्या है, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा I1 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा E1 माइनस V बाय R1। चेक कर लो, I1 इज E1 माइनस V बाय R1, यही आना चाहिए। चेक करके देखो, E1 माइनस V बाय R1, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। सिमिलरली I2 क्या होगा, I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाय R2। बॉस ऐसे ही होगा। अच्छा नहीं समझ आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ, चलिए कोई इशू नहीं, एग्जाम में आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई दूसरा पाथ लीजिए, अब फिर हम लेंगे ये वाला पाथ लेते हैं। चलिए अब हम ये वाला पाथ ले लेते हैं, ये पाथ तो खत्म हो गया, अब हम ये वाला पाथ लेते हैं। तो यहाँ की वोल्टेज कितनी है बताइए, यहाँ की वोल्टेज इतनी है, E2 है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वो माइनस करके कितना आएगा, E2 आएगा। इसकी वोल्टेज E2 है, और अब हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन करंट ऐसे आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, कितना हो गया, माइनस। इनका इंटरनल डिस्टेंस कितना था इसका, R2 है, करंट है, तो माइनस I2 R2। तो यहाँ से निकालो, बताइए I2 कितनी होगी, I2 होगी E2 माइनस V बाय R2। ये देखो E2 माइनस V बाय R2। घबराना नहीं है बॉस, ठीक है, ये समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया। ये मैंने कर दिया, इसको ध्यान से करिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बेटा, पूरा 3-4 मार्क्स का आता है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्स। आ गया समझ। अब इसको, इन दोनों को I1 और I2 को मैं इसमें डाल देता हूँ, तो कितना आएगा देखिए। तो I मेरा हो जाएगा, I1 कितनी है, E1 माइनस V बाय R1। I2 कितनी है, E2 माइनस V बाय R2। याद करो, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है, EMF क्या होती है, याद रखो, सॉरी वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इज EMF माइनस IR होता है ना। तो इस शक्ल में चेंज करना है, E माइनस IR की शक्ल में चेंज करना है। अभी तो ये E माइनस IR की शक्ल में है ही नहीं, तो इसमें चेंज करके देखते हैं। तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, ये देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स करें 9th-10th का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 हो जाएगा, दिख रहा है आपको, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। और बाहर माइनस कॉमन ले लो, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, और V बाहर आ गया, V बाहर आ गया, यहाँ कितना आया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये देख लो, सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ नहीं है। इसको मैंने सीधा करके लिख दिया, E1 R1 E2 R2 ये लिख दिया, और माइनस V कॉमन लेके, माइनस V जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, अंदर 1 बाय R1 1 बाय R2 बचेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को मिटा लेता हूँ, तो कितना आएगा हमारा देखिए। तो लेट्स से यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ। तो I कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है ना। E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और माइनस V,
ये कितना आया R1 प्लस R2 बाय R1 R2, दिख रहा है आपको ये। अब मेरे को बताइए इसमें मैंने V की वैल्यू निकालनी है। देखिए इससे कंपेयर करना है हमेशा। बेसिक इक्वेशन ऑफ जो EMF की इक्वेशन है V इज इक्वल टू E मैंने भेजा, इसने IR खा लिया तो वोल्टेज बची, इससे कंपेयर करना है। यानी V मेरे को उस साइड चाहिए तो V को इधर ले आओ, V आपका इधर आ जाएगा, V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताइए, E1 R2 प्लस E2 R1 R2 माइनस I हो जाएगा। ये देखिए ये इधर आ गया और वो भाई साहब उधर चले गए। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाइंड V हेयर। तो V कितना आ जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ये जाके कैंसिल हो जाएगा। ये देखो कैंसिल हो रहा है ना इसके साथ, ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो कितना आ जाएगा नीचे, R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस I टाइम्स ऑफ R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये देख लो जरा, आपको दिख रहा है, ये देखो V, ये कुछ E का समान, E इक्वलेंट I के साथ R इक्वलेंट, ये देखो I के साथ R इक्वलेंट आ रहा है, E इक्वलेंट। और सो E इक्वलेंट मेरा क्या बना, आपको साफ दिख रहा है, खुद दिख रहा है। देखो डेरिवेशन ने आपको समझाया, आपने दिमाग नहीं लगाना। E इक्वलेंट का क्या बन जाता है, तो याद रखने का तरीका है, E1 के साथ क्या आ जाएगा, R2 हो जाएगा, और E2 के साथ क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। नीचे क्या होता है, R1 प्लस R2, दिख रहा है आपको। और रेजिस्टेंस किस में ऐड होते हैं, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, याद है ना। रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे होते थे, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, समझ आ रहा है आपको। याद करो रेजिस्टेंस पैरेलल में कहते थे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, पैरेलल में था ना। 1 बाय पैरेलल में कैसे होता था, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 1 बाय R। तो R इक्वलेंट क्या होता था, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। रेसिप्रोकल कर दोगे ना इसका, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड हो गए। सो प्लीज रिमेंबर, जब सेल कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो पहले जो मैंने किया था डेरिवेशन, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो उनकी EMF निकलती है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह निकलती है, ना ही सीरीज की तरह निकलती है, ऐसे निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। E1 के साथ R2 मल्टीप्लाई होता है, मैंने खुद थोड़ी किया ये तो डेरिवेशन करके आया ना। तो डेरिवेशन होगी, इसका मतलब चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। तो E1 के साथ R2 मल्टीप्लाई, E2 के साथ R1, नीचे R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड हो जाता है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं डेरिवेशन में समझ नहीं आएगी तो मेरे को बताइएगा। सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। 2 जगह से मैंने वो करंट्स निकाल ली, उनको I1 प्लस I2 में डाल दिया और ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। देखिए जरा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसी आई थी जब हमने V को इधर ले आए थे और हम R को उस तरफ ले गए। आसान है ये। 2 सेल हैं तो फिर तो ठीक है। ये 2 सेल नहीं, ठीक तो तब भी है, लेकिन 2 सेल होंगे तो बड़ा आसान है। ऐसे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया था, हमने क्या किया था, V R1 प्लस R2 आ गया था, और यहाँ R1 R2 आ। लास्ट स्लाइड में देख लेना, आपको सब समझ आएगा भैया। आपके तो कंटिन्यूटी में चलेगी। और यहाँ क्या आया था, E1 R2 याद करना सिखा दिया था मैंने, ये E2 R1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 R2, ठीक है। और माइनस I यहाँ पे है, ठीक है। जब इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा V हो जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। माइनस I के साथ क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। बहुत बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये हमारा E इक्वलेंट आ गया था, ये हमारा R इक्वलेंट आ गया था। E इक्वलेंट ऐसे होता है I, और R इक्वलेंट ऐसे होता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन अब नोट कीजिए, अगर 3 सेल आ जाएं, सपोज अगर देखो ना क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए 3 सेल आ जाए, तो 3 सेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V तो सेम हो जाएगा, ये तो सेम ही होगा, ये हो जाएगा V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ना, सिर्फ 2 सेल नहीं पढ़ने, ये तो 10 सेल भी आ सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ हो जाएगा E बाय R1 प्लस E बाय R2 प्लस E बाय R3 हो जाएगा, और माइनस I हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ इधर, राइट, इसका एलसीएम लेके देखता हूँ, तो एलसीएम आएगा R1 R2 R3 आएगा एलसीएम, और यहाँ क्या नाटक हो जाएगा, ये हो जाएगा E के साथ R2 R3 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
फिर इस E1 E2 E3 के साथ फिर क्या मल्टीप्लिकेशन में तो कम्प्लेक्स हो जाती है, समझ लो। 2 सेल तक यह फॉर्मूला यूज करो, जब 3 सेल आएंगे तो उसके लिए प्लीज 3 और मोर के लिए एक सिंपल चीज हो, इसी को सिंपल कर देता हूं मैं। समझ आ गया? 2 सेल के लिए तो बिल्कुल ठीक है। 2 सेल के लिए E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 खत्म, वो R1 R2 R1 बाय R2 खत्म। 3 सेल के लिए प्रॉब्लमेटिक है बॉस, कम कंफ्यूजिंग है। उसमें आसान करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया है। मैंने सोचा बच्चों के लिए आसानी, 3 सेल में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आपको करने में, तो 3 सेल के लिए आप क्या करें, अब देखें जरा ध्यान से। सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, बिकॉज यू विल बी एबल टू, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला अदरवाइज। हाउ विल यू डू इट? सी मैंने क्या इसको फंडा किया है, आप इसको ऐसे रहने दो 1 बाय R1 प्लस 1, ये तो सबको पता, R2 प्लस 1 बाय R3 ये तो है ही यहाँ पे, ये तो पता ना। यहाँ है, यहाँ भी E1 बाय R1 था, यहाँ भी E2 बाय R2 था, यहाँ भी E3 बाय R3 था। ये तो आपके पास है ही है, सपोज ये 5 है 6 है 7 है 8 है 9 10 है, तो पता ही है, और माइनस आई है यहाँ पे। तो अब क्या कर दो, कुछ मत करो, ये यहाँ से कर दो, यहाँ कर दो E1 बाय R1, E2 बाय R2, E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय, ये आके यहाँ मल्टी आके डिवाइड हो जाएगा 1 बाय R1, ये देखो 1 बाय R2 1 बाय R3। आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, वैल्यू दे रखी होगी आपको, अदरवाइज यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है, देखो। और माइनस ये इसके साथ भी है, आई के साथ ये भी नीचे आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये देख लीजिए, अब चाहे जितने मर्जी सेल आ जाए, मेरे को पता E1 के साथ R1 ही रहेगा, E2 के साथ R2 रहेगा, E3 के साथ E4 के साथ R4। अगर सपोज है 4 सेल होते तो बेटा भूत बन जाता है यहाँ पे। अगर इस फॉर्मूले से 4 सेल करोगे तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, E1 R1 E2 R2 E3 R3 और 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R2। यहाँ पे अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते E1 के साथ R2 R3 सारे मल्टीप्लाई करने पड़ते। समझ आ गई बात मेरी? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर 2 से ज़्यादा आ जाए, एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, 2 से ज़्यादा सेल आ जाए, प्लीज़ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, बहुत फ़ायदा आएगा, बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला 2 तक, 2 सेल्स, आंसर सेम आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। ठीक है, इसको देखिए जरा, फिर हम आगे चलते। एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। सीरीज का तो सिंपल है, सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये जेई में आया हुआ आपका क्वेश्चन बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जेई में आया था क्वेश्चन, ये 2014 में। फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालनी है और रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए 3 सेल आ गए, वही 3 सेल वाली प्रॉब्लम आ गई। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होती है आपको पता है, ई इक्विवेलेंट कितनी होती है? अब तो आसान हो गया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद है, अभी मैंने कराया। अगर मल्टीप्लाई करके तो बहुत लंबा हो जाता, अब सीधा हो जाएगा, देखिए सीधी वैल्यू डाल दी, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रहे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, ये याद रखना। अगर सेम ऑर्डर में नहीं है सेल, ये जैसे ये दोनों सेम ऑर्डर में तो ये पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव लेंगे, ये ऑपोजिट ऑर्डर में तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, ये ध्यान रखना। और आपको पता है रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता है, रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस में माइनस नहीं आता कभी भी। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें, बस वैल्यू डाल दें, कितना आएगा? E1 कितना है? 9/3 माइनस 3/3 प्लस 6/3। ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट मैंने वहाँ नहीं बताया था डेरिवेशन करते टाइम, अब बता रहा हूँ। सेल को देखो करो, सेम ऑर्डर में लगे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, अगर जो अपोजिट ऑर्डर हो गया, जो अपोजिट ऑर्डर पहले नेगेटिव दिखेगा ना यहाँ पे, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, नेगेटिव दिखेगा तो नेगेटिव लगा दो, वो नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, और नीचे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और 1/3 प्लस 1/3 1/3 कितना होता है? 3/3 होगा, तो ये 1 ही हो गया सारा, ये देखिए ये 1 ही हो गया। तो ये कितना आ गया? 3 3 9 माइनस 1 प्लस 2 3 2 5, ये आ गया 4 आंसर। 4 वोल्ट आपकी आ गई, क्या आपका आ गया व्हाट, जो भी आ गया वोल्टेज ईएमएफ आपकी 4 वोल्ट आ गई, सिंपल। ये फॉर्मूला लगाने से हमारा कितना लाइफ आसान हो गया, दिख रहा है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सीलेंट। नाउ रेजिस्टेंस तो बड़ा आर इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3।
तो 1 ही आएगा आंसर, आर इक्वलेंट कर लेना, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस जो सीधा ऐड ही होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैड टू डू। ठीक है ना, देख लीजिए 2 से 2 आएंगे तो फिर आपको फॉर्मूला याद है, अगर 2 से ज़्यादा आएंगे तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, इसको जरा देखिएगा, सिंपल है। अच्छा, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कोई 1-1 मार्क्स में। अगर 3 सेल लगे हैं पैरेलल में और सेम ऑर्डर में लगे हैं तो बताइए इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी? तो कितनी होगी? ई बाय आर, ई बाय, सबके रेजिस्टेंस भी सेम है, सबका वो भी सेम है, ई बाय आर, ई बाय आर, ई बाय आर, ये होगा। नीचे कितना होगा? 1 बाय आर, 1 बाय आर, 1 बाय आर हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट आ गई है, ई इक्विवेलेंट निकाल लो तो कितना हो गया? ये कितना हो गया बताइए? 3, 1 2 3, 3 ई बाय आर। और यहाँ कितना हो गया? दिस इज 1 आर, 1 बाय आर, 3 बाय आर। कोई डाउट? ये आर से आर कटा, 3 से 3 कटा, ई आ गया। देख लो जरा। तो इसका मतलब अगर आइडेंटिकल सेल लगे हों, देखो ये भी एक जादू हो गया, अगर आइडेंटिकल सेल लगे हों, जितने भी लगे हों सारे कट जाएंगे। आइडेंटिकल सेल लगा दो पैरेलल में तो उतनी ईएमएफ मिलती है जितनी एक एक सेल से मिलती है। ध्यान से दोबारा सुनो, अगर इक्विवेलेंट सेल पैरेलल में लगा दो, इक्विवेलेंट सेल पैरेलल में लगा दो तो उतनी ईएमएफ मिलेगी जितनी एक सेल से मिलती है। 4 पे भी करके देख लो बेटा, ये आंसर आएगा। समझ आ रही है मेरे को? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, अगर सारे बराबर कर दिए, सारे बराबर, तो उसी फॉर्मूले में डाल दो ना यार, क्या मुश्किल है? ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और आर इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट भी निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो कितना है? आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो यही हो जाएगा, 3/n हो जाएगा। ठीक है, 3 है तो 3/n, 4 है तो 4/n, 5 है तो 5/n। ओके, लेट्स स्टडी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, इसमें से इसका लास्ट टॉपिक आता है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, देखिए अब सीरीज हम सीख चुके हैं, पैरेलल हम सीख चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है? मिक्स ग्रुपिंग करनी है आपने। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि अब ये सीरीज में भी लगे हुए हैं, देखो कुछ सेल सीरीज में लगे हैं, और क्या है, ये n सेल सीरीज में लगे हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है n सेल सीरीज में लगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ आएगा टॉपिक 2 बार देखिएगा, बेशक 3 बार देखिएगा। ये देखिए n सेल सीरीज में लगे, सपोज 15 सेल सीरीज में लगाया मैंने, n का मतलब 15, और m रोज हैं, सपोज 9 रो हैं, 9 रोज है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कितने डंडे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बात चल रही है, समझ आ रहा है मेरी बात? ये बोल रहा है ये कि मिक्स ग्रुपिंग है। देखिए सीरीज में भी लग गए सेल, सीरीज में भी लगे हैं, और पैरेलल में आपस में हो गए। तो डैश डैश का मतलब ऐसे 9 सेल थोड़ी बनाऊंगा, इतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बना सकता हूँ। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो क्या होगा। इसके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, कहता बताओ ई इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का कितना होएगा इसका, जबकि सबका आर 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 है, यहाँ भी आर आर आएगा। ये एक मैंने बीच का बना दिया है, एक ऊपर का बना दिया, ठीक है। और कहता है अगर इनके साथ मैं एक्सटर्नल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो करंट कितनी होगी, रेजिस्टेंस की करंट कितनी होगी, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, वोल्टेज देख लेंगे कितनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट ई इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले इस रो को देखिए, ये तो सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले जो डेरिवेशन कराई थी, सीरीज में क्या होता है, ई कितनी बार ऐड हो रहा है, एन बार ऐड होता है, एन आर एन ही हो जाएगा ये। तो अब मेरे को बताइए, अगर इसको मैं ऐड कर लूं तो मेरा इक्विवेलेंट कितना बनेगा, बताइए मेरा इक्विवेलेंट कितना बनेगा, यहाँ पे एन ही बन जाएगा। क्यों, सीरीज में तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 कितना बनेगा, 4 ही हो जाएगा। तो एन बार है तो एन ही हो गया, तो ये तो एन ही हो गया, बहुत बढ़िया। और साथ में आर 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 भी तो सीधा ऐड होता है सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो गया, एन आर। अब भी देखो, ध्यान से देखो, ये भी सीरीज की बात चल रही है, यहां सीरीज का नाटक कर रहे हैं हम। सीरीज में सबसे पहली डेरिवेशन जो आपकी ईएमएफ थी कैसे ऐड होती है, सीधी ऐड होती है, 1 + 1 + 1, तो एन बार ऐड होगा तो एन ही हो जाएगा। और रेजिस्टेंस भी सीधा ऐड होता है, 1R 2R 3R, एन आर है तो एन आर, ये आ गया। अच्छा ये देखिए, हर रो में यही घटना घटेगी, तो इसका मतलब है हर रो में मेरी डैश 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 यही घटना। यहाँ भी कितना हो गया, एन ई, और यहाँ हो गया एन आर। सिमिलरली ऐसे भी यहाँ भी कितना हो जाएगा बताइए, एन ई और एन आर। आपको बात समझ आ रही है? इस तरह ये एम रोज चलेंगी, एम रोज आएंगे, ये देखिए एन ई और एन आर।
अब मेरे इक्विवेलेंट तो आ गए, अब पैरेलल में ऐड करने, क्योंकि सारे सॉल्व हो चुके हैं सीरीज में, तो सारे एनी याद करो बेटा, सीरीज में जितने मर्जी सेल लगा लो, मैंने बताया था ईएमएफ बदलती नहीं है। मैंने 3 की एग्जांपल लेके दिखाई थी, तीनों की एग्जांपल ली थी, आंसर ई आया था, ई से शुरू किया था। याद करो बेटा, ईएमएफ क्या थी बताइए, ईएमएफ क्या इक्विवेलेंट क्या होती है, ई बाय आर प्लस ई बाय आर, 3 का करके दिखा रहा हूं, ई बाय आर, और नीचे क्या करते हो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, इसका आंसर ई आएगा। चाहे 10 सेल लो चाहे 20 ले लो, तो एन ई की जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, एन ई ही आएगा। देख लीजिए बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्रीटी सिंपल, ये सब बता चुका हूं, लेकिन क्या होता है चीज़ों को इकट्ठा करके समझाने में थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, जो लास्ट पार्ट था मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा वहां पे क्राउडिंग हो गया था। कहता है इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड आई इन दी, तब सर्किट में आई कितनी होगी। तो मैंने उसका कॉम्बिनेशन जो बनाया था वो बनाई दिया। देखो सारा कॉम्बिनेशन हमारे पास, वोल्टेज कितनी आई थी, देखो ईएमएफ कितनी एन ई आई थी, और मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, एन आर बाय एम आ गया था, ठीक है ना, याद है। और ये मैंने आर लगा दिया, ये देखो ये दोनों सीरीज में, तो टोटल जो करंट होगी सर्किट में, आई इन दी सर्किट विल बी हाउ मच, टोटल वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है मेरे पास एन ई और डिवाइडेड बाय एन आर, आर प्लस ये वाला एन आर बाय एम, ठीक है, समझ आ गया। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाय एम एन ई एम आर प्लस एन आर। इसको जरा देखिए जरा ध्यान से बेटा, ठीक है, इतनी सर्किट होगी करंट में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया। वैसे भी अगर एम रोज हैं, अगर एन सेल हैं और एम कॉलम्स हैं, तो कितने सेल होंगे, एन एम, ये तो पता ही है ना। तो एम एन जो है नंबर ऑफ सेल्स आ गया ये, ठीक है ना, तो वो कहीं भी फॉर्मूले में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो हमारा ये हो गया, कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस सच दैट आई इज मैक्सिमम। अब करंट मैक्सिमम करनी है आपने, देखो बेटा ये करंट देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईआईटी जेई लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, शायद आपके बोर्ड में यहाँ तक ही पूछ लिया जाए, पिछले तक पूछ लिया जाए या करंट तक पूछ लिया जाए। यहाँ क्या बोल रहा है समझो चीज़ों को, कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एन एम आर एन। एन है आपका नंबर ऑफ रोज, नहीं नंबर ऑफ सेल्स, एम है नंबर ऑफ रोज, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कहता है आई करंट को मैक्सिमम करना है। आपको पता है जब किसी चीज़ को मैक्सिमम करना हो तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है आपने, तो एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम होना चाहिए। तो इसको मिनिमम कैसे किया जाए, जो करने का तरीका ध्यान से समझ लेना, ऐसे करेंगे उसको। देखिए जो एम आर है, एम आर प्लस एन आर को हम ऐसे लिखते हैं, एम आर माइनस एन आर अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस एन आर, ये क्यों किया भी बताता हूं मैं, होल स्क्वायर प्लस 2 एम एन, एम आर माइनस एन आर है ना, नहीं यार एम कैपिटल आर है, एम आर करेक्शन, ये आ जाएगा एम आर माइनस एन आर अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 एम आर एन आर। ये देखिए बेटा, ये खोलोगे तो यही आएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यही आएगा आपके पास। अब ये देखिए, इसको जो मैंने मैक्सिमाइज करना है बेटा, ध्यान से समझिए इसको जरा, इस चीज़ को जब मैंने मिनिमम करना है, इस चीज़ को मिनिमम करना है, ये देखिए बेटा, ये वाली चीज़, रूट वाली चीज़ तो मिनिमम 0 ही होगा उसका, लेकिन 0 से छोटा भी तो होगा ना कोई चीज़। ये देखो इस चीज़ को, इसको यहाँ इक्वल टू है, ये देखिए बेटा ये चीज़ बिल्कुल यही है, ये चीज़ तो 0 नहीं, ये तो 0 रूट 0 ही हो सकता है सिर्फ, 0 से नेगेटिव रूट तो होता नहीं, आयोटा चला जाएगा। तो इसका मतलब ये मिनिमम कब होगा, जब ये चीज़ 0 होगी। देयरफॉर एम आर माइनस एन आर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया यहाँ से एम आर इज इक्वल टू एन आर आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आई, एन आर बाई एम। ये देख लीजिए बेटा, आर और ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये देखो एन आर बाई एम ही आई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाला है, एन आर बाई एम। एक्सटर्नल की वैल्यू भी कितनी आ गई, एन आर बाई एम। जब करंट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। आपको बात समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की है। यहां पे क्या किया, कुछ मैथमेटिक्स लगाया 9th-10th क्लास का बेटा, एम आर प्लस एन आर को रूट में ले लेके स्क्वायर किया, ये 0 हो नहीं सकता, इसको 0 कर दिया बस। आर की वैल्यू यानी जो बाहर का रेजिस्टेंस लगेगा, जो बाहर का रेजिस्टेंस लगाओगे वो कितना होगा, वो होगा जो टोटल आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया। ये देखो
इसको ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लुक एट दिस केयरफुली। कि आपको कहता है मैक्सिमम करंट के लिए, ये मैंने कुछ मैथमेटिक्स किया, मैक्सिमम करंट के लिए इसको मिनिमम बनाना है, तो इसको हमने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी 10th क्लास की, ठीक है ना। और ये जीरो हो नहीं सकता, इसको हमने जीरो कर दिया, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि सबकी फाइनाइट वैल्यू है, जीरो होगा नहीं, ये जी है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ आ गई आपको? बस ये भी सॉल्व हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। कहता आई मैक्स कितनी होगी, आई मैक्स वैल्यू डाल दो, आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, आई दिस इज एम एन ई, यहीं डाल देते हैं वैल्यू, एम एन ई डिवाइडेड बाय एम आर। ये देखिए एम आर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आर ही हो जाएगा, एन आर प्लस एन आर, 2 एन आर हो गया, 2 एन आर, एन से एन कटा, ये हो गया एम ई बाय 2 आर। ये देखिए आई मैक्स आ गई आपकी करंट। यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमने सीखा कि सीरीज में जो सेल्स हैं ऐसे ही इकट्ठे ऐड हो जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस भी इकट्ठे ऐड हो जाता है। और पैरेलल में हमने एक लंबी सी डेरिवेशन की, डेरिवेशन के हिसाब से हमने सीखा कि सीरीज पैरेलल में वो कैसे ऐड होते हैं और वो सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, ठीक है ना। वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था हमने, उसको न्यूमेरिकल किया। फिर हमने देखा कि ये चीज़ें ग्रुप मिक्स ग्रुपिंग में कैसे होते हैं, पैरेलल सीरीज इकट्ठे लगे हो तो कैसे होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज पैरेलल में जितने मर्जी सेल ऐड कर लें, ईएमएफ सेम रहती है। समझ आ गई बात आपको? इसको देखिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं कि एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार समझिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द 2 एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव। पहले ये बता दूं आपको कि जो कंपटीशन आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस में से ये टॉपिक है, मीटर ब्रिज है, लेकिन इसकी सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट बोला हुआ है उन्होंने। आप पढ़ेंगे नया सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस में है, आपसे डिटेल में पूछा जाएगा, कहाँ पे प्रैक्टिकल्स में पूछा जाएगा, और आपसे एग्जाम में सिर्फ क्वालिटेटिव, इसका डेरिवेशन वगैरह पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसका। लेकिन मैं पूरा करा रहा हूँ आपको, ताकि आप प्रैक्टिकल के लिए भी हेल्प हो जाए। मैं बेटा कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपने जो फाइनल एग्जाम की जो तैयारी करेंगे, आपको लगता है इसको क्वालिटेटिव पढ़ के जाना है, क्वालिटेटिव पढ़ के जाएँ, सारा पढ़ के जाना बेटर है, तो पढ़ के जाएँ पूरे। मैं कुछ सिलेबस में कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिकॉज अगर एक सीढ़ी टूट गई, 2 टूट गई, तो तीसरी चौथी सीढ़ी पर आप नहीं चढ़ सकते हो। इसलिए हम पूरा फिजिक्स को करेंगे, नॉलेज तभी आएगी। ये है बेटा मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, ये जो हमने पढ़ा था, इसको साइड पे लिख देता हूँ, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था बेटा, आज से बहुत साल पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ना। हाँ, बहुत साल का मतलब बहुत देर हो गई। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो। उसमें कंसेप्ट था एक नल पॉइंट का, कि भाई यहाँ का जब क्या पोटेंशियल सेम हो जाता तो करंट यहाँ नहीं बहती है, इस जगह नहीं बहेगी, तो P/Q इज R/S हो जाएगा, या P/R, Q/S एक ही बात है, तो P/Q R/S के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, कौन सा नल पॉइंट, हमने अच्छी तरह इसको स्टडी किया हुआ है, ठीक। तो वो हमें समझ आ गया कि नल पॉइंट की यहाँ नहीं आई। नल पॉइंट का मतलब है कि कोई करंट यहाँ नहीं जा रही है, यहाँ पे यहाँ का क्या हो गया, वोल्टेज सेम हो गई, तो करंट ऑब्वियसली नहीं बहेगी। यहाँ देखिए, अब ये जो मैंने ये बनाया, इसका कंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है बेटा। आप थोड़ा सा अपनी किताबों से इसका जो होता है कंस्ट्रक्शन लिख लें, मैं समझा भी देता हूँ। मैं बेसिक आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम में ही कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, एक इसमें, क्योंकि मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर लंबी तार होती है। ये देखिए तार है, ये तार, दिस इज अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, जो एक मेटालिक, ये थिक मेटालिक प्लेट है। ये देखिए एक मेटालिक, सारा समझा रहा हूँ। मेटालिक प्लेट को नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, T1 नाम दे दो कुछ। ये मेटालिक प्लेट है, ये भी मेटालिक प्लेट है बेटा। और ये 1 मीटर की तार है, जो किससे बनी होती है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की तार है, जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन से बनी होती है। इनसे क्यों बनी होती है, एक तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता, और ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस इनका नहीं बदलता है, ठीक है ना। किसकी किसकी होती है, ये क्वेश्चन आज 1 मार्क्स में आया था कभी कभी। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनियन, मैंगनीन, MANGNIN, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीनियन की तार होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, और रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। तो ये होगी 1 मीटर की तार, ये होगी थिक मेटल शीट, ये मेटल की शीट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद क्या होता है देखिए ध्यान से यहां पे। ओके, ये हो गया, तार हो गई। अच्छा, उसके बाद सेंटर में एक हम क्या करते हैं, यहाँ जॉकी लगा देते हैं, जॉकी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब जॉकी का क्या काम है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे एक फिट कर देते हो, आप सेल फिट कर देते हो। देखिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, और ये ऐसे जाएगा, इधर आ गया, सेल यहाँ फिट हो गया, ठीक है ना। ये इसकी EMF E है। अब समझिए ध्यान से बेटा, अब समझिए हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन कर लोगे, थिक मेटलिक प्लेट है, ये भी थिक मेटलिक प्लेट है, ये 1 मीटर की तार है, क्योंकि मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको। कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेट की बड़ी होती है, यूनिफॉर्म सेक्शन क्रॉसिंग एरिया होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस होता है। अब देखिए ये है जॉकी। जॉकी का मतलब क्या होता है, जॉकी के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जॉकी होती है ये एक वो पॉइंटर होता है, जैसे ये पॉइंटर मैंने पकड़ा, यहाँ भी लगा दिया तार, यहाँ भी लगा दो, यहाँ टच करके देखते हो आप, ठीक है ना, टच करके देखते हो तो जॉकी, ये मूवेबल जॉकी है, ठीक है ना। ये आर रेजिस्टेंस है, देखो सारी कंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी। ये आर रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस। तो करंट जब आएगी यहाँ से, करंट निकलेगी तो यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ चले जाएगी, इस तार में जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए ये अननोन रेजिस्टेंस है जो हमने निकालना है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। नॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, जब अपनी प्रैक्टिकल में जाओगे, प्रैक्टिकल करने जाओगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें से हम रेजिस्टेंस में लगे होते हैं, जो हम निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है, ठीक है ना, उसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस नॉन होता है, ये वाला रेजिस्टेंस नॉन होता है, ठीक है। ये मैंने स्केल लगाया हुआ है यहाँ पे, मीटर का स्केल भी है, तार है और मीटर का स्केल, ताकि पता लगे कितने मीटर पे मेरा ये पॉइंट टच हो रहा है यहाँ पे। ये समझ आ गया। ये मेरी कंस्ट्रक्शन थी, ये मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। अब इसको पढ़ लेते हैं, होता क्या है, करता क्या है ये, मतलब इसका प्रिंसिपल तो बता दिया। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और कौन से, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सारा नोट कर लेना बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, BALAN, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, BRIDGE, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन मैंने बता दी, डायग्राम मैंने बता दिया। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं जो एग्जाम में आएगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, अब क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। क्वालिटेटिव टीम में इसका एक फॉर्मूला निकालना आ सकता है, डेरिवेशन आ सकती है, न्यूमेरिकल आएगा तो कर लेना यार, अब समझा दिया मैंने। अब देखिए होता क्या है, पहले समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जब मैंने इसके साथ बैटरी लगाई, यहाँ पे बड़ी बैटरी लगाई, तो करंट यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ कुछ करंट यहाँ पे गई और कुछ करंट इधर भी गई, इस तार में भी गई। अब देखिए कुछ करंट यहाँ भी जा रही है, कुछ करंट यहाँ भी जा रही है ना। यहाँ अगर मैं जॉकी टच करूँगा, अब करंट को क्या डायरेक्शन मिलेगी, कुछ करंट यहाँ से भी आएगी अंदर इसके, और कुछ करंट यहाँ से भी आएगी इसके। तो एक करंट यहाँ से आ रही है, एक करंट यहाँ से आ रही है, समझ आ रहा है। तो यानी क्या होगा, तो आप अगर इसको यहाँ हिलाते जाएंगे तो करंट ज़्यादा कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा जब ये करंट, यहाँ आने वाली करंट और यहाँ आने वाली करंट कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सपोज एग्जांपल लो बेटा, यहाँ से 10 करंट आई, एग्जांपल लो, यहाँ से सपोज 10 करंट आई, यहाँ से कितनी आई, सपोज 8 करंट आई, तो आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगी, तो ये नल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रही है। जब यहाँ से 10 हो गई, यहाँ से 10 होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन करना बंद कर, उसको क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे। तो अगर उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे और उसको हम क्या बोल देंगे, ये लेंथ मेरी कितनी हो गई, P लेंथ, और वो वाला कितना हो गया, Q लेंथ। अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी कितनी होगी बताओ, Q की कितनी होगी, Q कितनी हो जाएगी, 100 - L हो जाएगी। क्यों, ये 100 सेंटीमीटर है, ये L है, तो ये 100 - L सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, P/Q इज R/S लगा देते हैं, ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो ऐसे ही आप एग्जाम में कर दो, ठीक है ना, इफ ये बना दो, एग्जाम में भी यही बनाओ, ये P लेंथ L है और टोटल 100 है, तो Q कितना हुआ, इतना P है ना, यहाँ तक ये P है पूरा, या नाम दे दो A B C, तो AB कितना है L, तो BC कितना हो गया 100 - L। नाउ राइट डाउन, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R पर सेंटीमीटर। क्या रेजिस्टेंस कितना, R पर सेंटीमीटर है, तो L का कितना होगा बताओ, कितना होगा बॉस।
आर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्या, तो एल का कितना होगा, एल आर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका बताइए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100 माइनस एल आर। समझ आ गया आपकी बात। तो फिर इसमें डाल दीजिए एल आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल इंटू आर इज इक्वल टू आर बाई एस। बस आपको आर से आर कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया, बताओ आर कितना आया, आर इज एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस। एस की वैल्यू आपको पता है, नॉन रेजिस्टेंस, ये आंसर आ गया बस। यानी अगर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। ये 50 है तो ये 50 हो गई, ये 30 है तो ये कितनी होगी, 30 बटा, ये 30 है तो ये 70 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 30/70 इंटू जो नॉन रेजिस्टेंस है, 30/70 इंटू नॉन रेजिस्टेंस। तो ये था आपका मीटर ब्रिज, सिंपल है, इट इज बेस्ड ऑन। देखो ये बात P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस तो हो गया, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि यहां से करंट नहीं बह रही, ये देखो ये चार की तिकड़ी जो बन रही है, ये एक तरह की किरचॉफ लॉ ही बन गया, देख रहा ना, क्योंकि यहां बीच से, ये बीच से करंट नहीं गई, ये बीच से करंट नहीं गई, तो ये क्या बन गया, किरचॉफ लॉ ही बन गया। और क्या होता है कि आप इसको बोल दो ए बी का कितना रेजिस्टेंस है, एल आर होगा, और उसके बाद बी सी का बोल देना कितना होगा, बी सी का कितना होगा, क्योंकि पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो इतने सेंटीमीटर डायग्राम अच्छी तरह बना दीजिएगा। इसको पी पॉइंट बोल देना, इसको क्यू बोल देना, इसको एल लेंथ बोल देना, इसको 100 माइनस एल बोल देना। और अगर पर सेंटीमीटर में आर का रेजिस्टेंस है तो इसमें एल लेंथ में कितना होगा, एल आर होगा, और 100 माइनस एल लेंथ में कितना होगा, 100 माइनस एल इंटू आर होगा। पी बाई क्यू आर बाई एस में डाल के ये कर, इतना ही आएगा आपको। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक की। न्यूमेरिकल आएंगे तो वैल्यू दी होगी तो वैल्यू डाल देना, ठीक है, वेरी गुड। Okay, now we start a very important device, more important than the meter bridge, that is called potentiometer. Very important, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे बेटा, और थ्योरी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके प्रैक्टिकल के 2 सवाल तो पक्के हो गए, ये वाले पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं बेटा, ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपने अंग्रेजी छाप लेनी है सारी जितनी मैंने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट अंग्रेजी निकाली बेटा मैंने, और इसको सिंपल भाषा में लिख दी है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे देखिए बेटा, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है, कुछ करंट अपने पास भी ले लेता है, तो इसलिए एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाता। ये करंट लेता नहीं है, इसलिए अच्छी तरह मेजर कर पाता और मोर एक्यूरेटली मेजर करवाता है। देखिए, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। ये इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेटली मेजर करता है बेटा। जो वोल्ट मीटर से आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ज़्यादा एक्यूरेट आपका इससे होगा, किससे होगा, पोटेंशियोमीटर। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बड़ा होता है, तारें होती हैं, लंबा सा फट्टा होता है, ठीक है ना, सो इट लिटिल कम्बरसम। वोल्ट मीटर छोटा सा होता है, उसको कैरी किया जा सकता है, इसलिए जल्दी वोल्ट मीटर यूज होता है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट fall in the potential across any portion of the wire is directly proportional to its length, provided wire is of uniform cross section and constant current is flowing through it। ऑब्वियसली हमें पता है, देखिए ये, इसके बाद आप ये लिख लेना जो मैं मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ, V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, और आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ये तो पता ही है आपको। अब बताइए, मैंने बोल दिया करंट भी कांस्टेंट रहेगी, करंट भी कांस्टेंट रहेगी, आपका एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, और ये तो कांस्टेंट ही होता है, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया, L के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यही तो बोल रहा है, द फॉल इन पोटेंशियल इज क्रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। तो V किसके बराबर है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V बाई एल क्या होगा, K होगा। V बाई एल तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, V बाई एल K हो जाएगा, V बाई एल विल बी, L लिख दो, V बाई एल किसके बराबर होगा आपका, ये किसी कांस्टेंट के बराबर, हमेशा किसी कांस्टेंट के बराबर ही होगा, उसको क्या बोलोगे आप, K बोलोगे। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, अंग्रेजी बहुत बड़ी है लेकिन है क्या, हर सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या कितना बढ़ रहा है या ड्रॉप हो रहा है, या तो बढ़ेगा या ड्रॉप होगा। ये ना, जब L से डिवाइड कर देते तो हर पर सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाती है, यानी हर सेंटीमीटर चलने पे तार में कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रिंसिपल के बाद ये थोड़ा सा लिख देना, V बाई एल, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब तार में आगे चलते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो अगर इतनी तार लेंगे तो इतना 5 ड्रॉप हुआ, और तार लेंगे तो 10 ड्रॉप हो जाएगा, तो वही तो बता रहा है, ठीक है, कि एज यू मूव अलॉन्ग द वायर द पोटेंशियल ड्रॉप्स। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं 3, ये हमने पढ़ने हैं डिटेल में बेटा।
ये थोड़ा डिटेल वाला टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। इसके यूजेस क्या क्या हैं ये अपने लिख लेने हैं। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल की ईएमएफ, तीनों के अलग अलग डायग्राम बना के अलग अलग टॉपिक लूंगा तीनों में, ठीक है। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, सेल की ईएमएफ मेजर करने के काम आता है। बेटा आई एम नॉट बॉदर्ड कि आपके उसमें आ रहा है नहीं आ रहा, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ जैसे पूरा डिटेल में समझाना चाहिए, ठीक है ना। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, दो सेल, पहले एक सेल की ईएमएफ निकालने के काम आता है, फिर दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आएगा। और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस, याद करो जो सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी मेजर करने के ये काम आता है। इसको भी डिटेल में एक एक टॉपिक लेके पढ़ लेते हैं। ये लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, सिंपल है, बहुत आसान है, सिंपल टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। और किस पे बेस्ड है ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड है। ग्रेडियंट पर सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। इसका जो फर्स्ट, आफ्टर स्टडिंग द पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड यूजेस, अब हर यूज पे एक एक बार करके आते हैं। फर्स्ट इज फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए इसका डायग्राम ये बनेगा, ईएमएफ ऑफ अ सेल जो निकालने का। आपने डायग्राम कैसे बनाना है? ये पोटेंशियोमीटर है बेटा, पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं है, पोटेंशियोमीटर से वायर, लंबी सी वायर है, 4 मीटर भी हो सकती है, 5 मीटर भी हो सकती है, ऐसे घुमाया होता है उसको, ठीक है ना। इस पे ऐसे से घुमा देंगे। मैं एक लंबी सी तार लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये पोटेंशियोमीटर, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। जिस सेल की ईएमएफ मेजर करनी है वो ये रहा है ईएमएफ। ये देखिए कंस्ट्रक्शन समझ आ गई आपको। ये पोटेंशियोमीटर बना हुआ है जिसकी लेंथ एल है बेटा। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी जिसका मैंने ईएमएफ मेजर करना है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिफ्लेक्शन मेजर करता है, स्मॉल करंट की डिफ्लेक्शन मेजर करता है। और साथ में जॉकी लगा दी जे, जिसको टच करेंगे तार को। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब मैंने की, कोई भी की लगा दो यहाँ पे, जब ये जो की है, की को जब मैंने ऑन करना है, अभी तो ऑफ है, जब मैं ऑन करूँगा इसको, यानी कि क्लोज कर दूंगा, तो क्या होगा? देखिए जो यहाँ से करंट आ रही है, ध्यान से देखना, जो कुछ यहाँ से करंट आएगी वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ इस तार में भी जाएगी और इस तार में भी जाएगी ना। ये देखिए, ये तार नहीं है, दिस इज़ नॉट अ तार, दिस इज़ जस्ट अ लेंथ मैंने मार्क की है, दिस लेंथ इज एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इधर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी और इधर भी जाएगी करंट, ठीक है। हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, अंडरस्टैंड करो, ये कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा पढ़ भी सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा है। हमने क्या करना है, अब देखिए, लेट्स फॉर एग्जांपल, यहाँ करंट गई, यहाँ करंट गई, और मैंने क्या किया, इस जॉकी को उठाया, मैंने यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, सारी जगह डिफ्लेक्ट किया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टच किया उसमें नल पॉइंट आ गया। अब नल पॉइंट क्यों आएगा आप बताइए? भाई नल पॉइंट इसलिए आएगा क्योंकि बेटा कुछ करंट यहाँ से भी जा रही है, कुछ करंट आगे यहाँ से भी आ रही है। जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो इसमें करंट बहेगी नहीं ना। अब देखो बेटा, ये इतनी लेंथ है और ये इधर है, ये सर्किट है, इन दोनों का जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो करंट तो बहती नहीं है। तो यानी हमने क्या करना है, कोशिश करना है कि जो सारी करंट है इससे ही बहे, इधर जाए ना करंट। समझ रहे हो? अगर इधर नहीं, इसकी करंट इधर नहीं गई, इसका मतलब यही इस्तेमाल हो रहा है। आपको समझ आ रही है बात बेटा? तो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल हम मेजर कर लेते हैं, वो इसी के बराबर होगा। आपको बात समझ आ रही है? अगर x पॉइंट का पोटेंशियल मैं मेजर कर लूंगा, x का पोटेंशियल निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने जॉकी टच की, यहाँ मैंने जॉकी टच की और डिफ्लेक्शन मेरे को नील मिली, इसका मतलब इस सर्किट में करंट ही नहीं है। भाई यहाँ भी करंट, अगर यहाँ करंट नहीं है इसका मतलब यहाँ भी करंट नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? तो करंट नहीं होने का मतलब क्या है? करंट नहीं होने का मतलब है करंट यहाँ आई नहीं, करंट ऊपर ऊपर ही रह गई, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? आपको पता है कि V/L जो होता है, V/L पर सेंटीमीटर का है, तो x का कितना हो जाएगा? V/L इंटू एक्स हो जाएगा। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये तो हमें पता है। वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। तो पर सेंटीमीटर का कितना होगा? V/L, और x लेंथ का कितना होगा, और वो किसके बराबर है? वो E के बराबर है। बस खत्म, क्वेश्चन यही खत्म हो गया क्वेश्चन। ये था बेटा छोटा सा। इसकी प्लीज़ इंग्लिश पढ़ लेना एक छोटी सी, आप एनसीईआरटी से पढ़ना, आर डी शर्मा जो अपनी प्रदीप से पढ़ लेना, उसको नोट कर लेना। कंस्ट्रक्शन इसकी ये है, ठीक है। आइडिया क्या है? आइडिया सिर्फ ये है, ये छोटे छोटे पार्ट हैं बेटा। क्या होता है, आपको एक तार लेनी है, तार में से ईएमएफ भेजनी है, और इन दोनों पॉइंटों को जहां आपने टच किया, नल पॉइंट लेके आए, वहां से करंट नहीं जाती। इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। और करंट कब नहीं होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। ये देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, तो हम इसको मेजर कर लेते हैं, उसका भी हाँ इतना ही होगा, ठीक है ना। वो मेजर कर लिया, कितना है? V/L इंटू एक्स, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको जरा चेक कर लें जरा एक बार, वेरी सिंपल।
measuring the EMF of a cell. Okay students, I would like to explain you this potentiometer का जो first है with the help of an example. एग्जाम्पल लेके समझने ज़्यादा समझ आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल था, मतलब कुछ नहीं था इसमें। आप एग्जाम में से ऐसे सेल बना के आ जाना और ये लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। छोटी सी एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स से मैंने एक 100 वोल्ट की यहाँ बैटरी ली है, 100 वोल्ट की बैटरी ली है और ये 8 वोल्ट की बैटरी है। 8 वोल्ट की यहाँ बैटरी ली है, ठीक है। समझिए, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और ये पॉइंट है ए, लेट्स से दिस इज ए बी, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है और ये ई है। लेट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मैंने बोला कि जब मैंने इसको इस पॉइंट पे टच किया, यानी कि ये एक सपोज स्केल लगा हुआ है, मीटर का स्केल है, 2 मीटर का या 3 मीटर का स्केल है, इस पॉइंट पे आके यानी कि x इतनी जिसकी लेंथ x है, वहाँ पे आके क्या हुआ कि यहाँ पे करंट नहीं गई। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ। यहाँ पे करंट नहीं गई। यहाँ पे करंट, याद करो किरचॉफ का रूल क्या बोलता है। किरचॉफ का रूल कहता है जितनी करंट अंदर आ रही है उतनी ही बाहर जाएगी। जब इसमें है ही नहीं करंट, तो भाई जब यहाँ से जा ही नहीं रही तो यहाँ से आएगी भी नहीं। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। जब मैंने ऐसे टच किया ना, ये तारों को टच किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ की इसका और इसकी ताकत आपस में मैच कर जाएगी और यहाँ पे नल पॉइंट आ जाएगी। यहाँ भी तो देखो ना बेटा, ये दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन। एक पॉइंट आएगा क्योंकि लेंथ पे खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं ना। एक पॉइंट आएगा जब नल पॉइंट आ जाएगा, एक आएगा नल पॉइंट, उसको हमने मार्क कर लिया। एक उस नल पॉइंट पे इसमें करंट नहीं होगी। जब इसमें करंट है ही नहीं तो यहाँ भी करंट नहीं है। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब दोबारा देखिए, अब दो पॉइंटों के बीच में अगर कोई करंट नहीं जा रही है, देखिए दो, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, वही तो बता रहा हूँ कि करंट नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा E, और इसका पोटेंशियल कितना होगा बताइए? इसका पोटेंशियल होगा 0, क्योंकि I तो है ही नहीं ना, R तो है लेकिन I 0 है। तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना हुआ? VAB का E हुआ पोटेंशियल, यानी यहाँ का पोटेंशियल भी E, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? E रहेगा हमेशा हर जगह, क्योंकि करंट जा नहीं रही। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि करंट बह नहीं रही है। अब हमने ये निकालना है, X निकालना है, तो बहुत सिंपल है यार। अब देखिए ये 100 है तो ये वाला पॉइंट भी 100 वोल्ट पे होगा और ये वाला पॉइंट कितने पे होगा? 0 वोल्ट पे होगा। अब हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे? तो ये पूरी 20 मीटर की थी तो 1 मीटर में निकाल लेते हैं कितना होता है। तो वही V/L 20, ये कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपका ड्रॉप आ रहा है। तो x में कितना ड्रॉप आएगा? एक केले की कीमत अगर 5 रुपए है तो x केले की कितनी होगी? 5x होगी। और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के। वो कितना है? वो 8 दे रखा है आपको, तो x की वैल्यू आ गई 8/5। ये देखिए बेटा, ये तरीका है। तो x की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ पे, कोई मुश्किल नहीं है। हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना है यहाँ पे, ऐसा पॉइंट, ये न्यूमेरिकल भी हो गया एक तरह का, ऐसा पॉइंट ढूंढना है हम यहाँ पे जहाँ के जो ड्रॉप है, ड्रॉप इसमें वो है नल पॉइंट, वो डिफ्लेक्ट करना बंद कर दे, इसकी डिफ्लेक्शन ना हो। यानी इस चीज़ का और इस चीज़ का पोटेंशियल, यहाँ करंट नहीं बह रही है। जब करंट नहीं बहती तो जितना पोटेंशियल वहाँ होगा उतना ही इसके अगेंस्ट होगा, और इसके अगेंस्ट तो करंट बह नहीं रही है ना। इसके कितना पोटेंशियल दे रखा है? 8, यानी ये दोनों पोटेंशियल बराबर है। इसका पोटेंशियल मैंने ग्रेडियंट से निकाल लिया। अंडरस्टैंड करके देखना, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, इसकी सेकंड पे चलते हैं। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इसी का ले रहे हैं, थोड़े से कभी टेक्निकल हो जाते हैं कभी कभी। ये क्या बोल रहा है? 100 वोल्टेज का आपका बैटरी, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 13 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 मीटर की तार दे रखी है, ठीक है। और ये 1 ओम पर मीटर क्या है? ग्रेडियंट है, 1 ओम पर मीटर, ठीक है ना। ओके, तो 10 मीटर में कितना होगा? 10 ओम होगा भाई। 1 ओम पर मीटर तार में रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस सब सीरीज में लगे हुए तो कितना हो जाएगा बताइए? तो करंट कितनी होगी सर्किट में बताइए? 100 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 25 इज 4 एम्पियर करंट आ गई। चलिए 4 एम्पियर करंट आ गई। अगर 4 एम्पियर करंट आ गई तो ये कितने मीटर की तार है? दिस इज हाउ मच? दिस इज 10 मीटर तार, ठीक है। और करंट कितनी है? तो V कितना होगा? V इज I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें, तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी? IF 4 इंटू 10। तो टोटल तार का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है? 40 वोल्ट्स।
40 वोल्ट्स है ना, यहाँ से यहाँ तक 40 वोल्ट्स ड्रॉप होगा, लेकिन हमें कितने के लिए चाहिए, हमें इतने के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका तो वोल्टेज ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि टोटल तार है, तो 4 वोल्ट पर मीटर कर लो, 4 वोल्ट पर मीटर ग्रेडियंट है, लेकिन हमें चाहिए किसके लिए, एक्स के लिए। तो एक्स के लिए कितना होगा 4x, और इसका जो वोल्टेज है वो इसके बराबर होगा, इसकी वोल्टेज कितनी 8, तो x कितना आ गया 2। ये देख लीजिए एक न्यूमेरिकल ये हो, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा और आपको हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दी ओके, लेट्स टेक दी सेकेंड यूज कंपेयरिंग द EMF। तो हमारा ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म है। उसके बाद आपने NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको 1-1.5 दिन का टाइम दूंगा। कंपेयरिंग EMF सारे NCERT के जितने रेलिवेंट क्वेश्चन है सॉल्व करके देखिए, सॉल्व एग्जांपल मैंने कुछ कराए थे, आप भी करके देखना प्लीज़। NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप, अब से फिजिक्स पढ़ने का तरीका बदलिए बेटा अपना। और एक दोबारा चीज़ बता देता हूँ, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ बेटा बिना रिविजन के नहीं याद रहती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, आपको भी रिवाइज करना। मैं भी टॉपिक पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक जस्ट ब्रशअप करना पड़ता है बेटा, मेरे को कहने में शर्म नहीं, कोई नहीं है, शर्म किस बात की भाई, पढ़ाई के लिए शर्म क्या होनी चाहिए। तो आप अगर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे अगर आपने अभी मैथ्स में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो उसकी एक्सरसाइज एक बार बेसिक रिवाइज कर लें, फ्राइडे को रख लें या सैटरडे रख लें, 1-2 घंटे रिवीजन में दें, जो 5.1 से 5.8 की रिवीजन करें, और फिर अपनी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करें। रिवीजन के बिना बेटा आपके जो मेमोरी सेल्स हैं दे कीप डाइंग, यू हैव टू रिप्लेनिश दोज सेल्स। रिप्लेनिशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। बॉडी वीक हो जाती है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, समझ रहे हो, और 20 या 50 दिन के बाद भागना शुरू करोगे तो जंग लग जाता है, ठीक है ना। आपको फिटनेस लेवल बनाने के लिए आपको फिर हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। यानी एवरीथिंग नीड्स रिविजन, एवरीथिंग नीड्स रिकूपरेशन, एवरीथिंग नीड्स फॉलोइंग ऑन दैट थिंग। ठीक, किसी को 10 दिन फ़ोन ना करो आपको भूल जाता है, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। तो आपको लोगों को याद रखना पड़ता है, आप बर्थडे विश भेजते हो लोगों को, नहीं भेजोगे तो माइंड कर जाते हैं ना, तो इसलिए किताबें भी माइंड कर जाती हैं अगर हमको रिवाइज ना करें। प्लीज़ एक दिन निकालिए, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन रखिए, जिस दिन फिजिक्स रिवाइज करनी है, पीछे मैथ्स रिवाइज करना है, केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। बिना रिविजन के मेरे को, मैं यही समझ रहा हूँ बच्चे पढ़ने के बाद क्यों देयर मेमोरी इज नॉट एबल टू राइट इन दी एग्जाम्स भाई, बिकॉज द रिविजन इज नॉट रेगुलर। एंड में जाकर रिविजन होती है बेटा, दैट इज रॉन्ग। रिवीजन साथ साथ रखिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, तीसरे पे पहुंच गए, फिर जो 2 चैप्टर पीछे उनकी एक दिन, क्योंकि रिवीजन में तो कम टाइम लगने वाला है ना, रिवीजन विल टेक वेरी लेस टाइम। जैसे अगर आप चैप्टर आपको 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे खत्म करते, रिवीजन आपकी आधे घंटे में हो जाएगी, और की पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए होंगे, आई एम श्योर। देखना कितना आसान हो जाए आपकी लाइफ, ठीक है। फॉलो दिस प्रिंसिपल एंड एक दिन रिवीजन का दीजिए, मैं भी आप पे फॉलोअप रखूंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया फॉलोअप रखना, तो मैं भी आप पे फॉलोअप रखूंगा, आपको बोलूंगा कि इस चैप्टर की रिवीजन होगी और फिर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, कंपेयरिंग EMF, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, बस इसका चैप्टर खत्म है। कंपेयरिंग EMF, देखिए वही डायग्राम बनाना है आपने। एक ये सेल ले लिया मैंने जिसकी वोल्टेज V है, या ठीक है, और उसके बाद 2 EMF मैंने कंपेयर करनी है, तो मैंने एक सेल ये लगा दिया। कहाँ लगा एक सेल, ये देखिए एक सेल ये लगा हुआ है, ये इसकी EMF E है, E1 है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, और इसकी की ये लग गई। उसका दूसरा सेल मैंने ये लगा दिया E2, बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाना है जिसका EMF E2 है और ये R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दिस इज की। कभी क्या कर रहे हैं हम, ये की 2 की क्यों बनाई है, मैं एक बार इसको टच करूंगा, एक बार इसको टच करूंगा, तो जब इसको टच करूंगा तो ये सर्किट में आ जाएगा, आपको दिख रहा है, और जब इसको टच करूंगा तो ये सर्किट, दोनों को इकट्ठे टच नहीं करना है, पहले इसको टच किया, इसको रहने दिया, फिर इसको टच किया, इसको रहने दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा है इफ K1 इज क्लोज्ड, यानी ये वाली मैंने बंद की, जब ये वाली मैंने बंद की, जब ये वाली मैंने की बंद कर दी, ये लो मैंने की से टच कर दी, तो अब क्या हुआ कि ये सर्किट में ये वाली की आ गई और ये तो ओपन है, तो ये सर्किट में नहीं आएगी, तो मेरे को नल पॉइंट यहाँ मिला। वही नल पॉइंट सेम है, देखो है तो वही सेम, नल पॉइंट मेरे को L1 डिस्टेंस पे मिला, इस डिस्टेंस पे मिला। तो बताइए अगर ये L डिस्टेंस है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा भाई, अगर पूरा वोल्टेज V है तो L लेंथ पे कितना होगा, V/L होगा, और इस लेंथ पे कितना होगा, वही एक की कीमत, एक केले की कीमत इंटू L1 केलों की कीमत, तो V/L इंटू L1, और वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। ये देखो E1 है ना, ये बोला इसके वोल्टेज के अगेंस्ट, ये E1 के बराबर कर दी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर मैंने इसको खोल दिया, ये लो, और मैंने इसको जोड़ दिया, ये लो, कितना सिंपल, अंग्रेजी लिख के आ जाना एग्जाम में, K2 इज क्लोज्ड। तो इसका अब ये सर्किट में नहीं है, ये सर्किट में आ गया, तो नल पॉइंट ढूंढ लिया। इसके लिए सपोज मेरा नल पॉइंट कुछ और ले लेते हैं, नल पॉइंट L1 नहीं लेते, लेट्स से इसके लिए नल पॉइंट मेरा ये वाला आ गया, L2 आ गया, इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ L2,
ये लेंथ आ गई, L2 आ गई, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे V बाई एल इंटू एल टू, वी बाई एल इंटू एल टू इज किसके बराबर है, E2 के बराबर है, क्योंकि नल पॉइंट आ चुका, करंट बह नहीं रही है, करंट नहीं बहती तो दोनों पॉइंट के वोल्टेज सेम होती है। तो ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 इज L1 बाई L2, बस लेंथ पे ही डिपेंड करती है। ये आ गया दो, देखो दो सेल्स की EMF कंपेयर हो गई, उनके नल पॉइंट से कंपेयर होती है EL बाई L2, ठीक है, क्लियर है। इसको भी देख लीजिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज है ये। पहला यूज क्या था, फर्स्ट यूज वॉज फाइंडिंग दी EM ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल नल पॉइंट से आती है, वो बड़ा सिंपल है, आपको मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी कराए उसके, इसका भी देख लीजिए। और लास्ट हम करते हैं फाइंडिंग दी इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट्स डू इट, और इसको खत्म करते हैं फिर। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट इज फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज लास्ट, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस याद करो, छोटा r होता है, हमने याद है ना इक्वेशन लिखी थी, क्या थी अभी, V इज इक्वल टू क्या था, E माइनस आई आर, याद है, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये हमने निकालना सीखा था। देखिए इसके लिए डायग्राम क्या बनाना, यही वही सब, पोटेंशियोमीटर एक तार होती है सिर्फ, ये पोटेंशियोमीटर, ये तार, ये देखिए बस एक तार है, उसको इस्तेमाल करते हैं, ये मोटी सी तार होती है वही, ठीक है। एक बैटरी लगा दी, वही सेल लगा दिया, एक सेल लगा दिया, ये डायग्राम बना लेना, और ये की यहाँ बना दी, जहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल के रेजिस्टेंस लगाया, वो की ओपन कर दी, ठीक है। तो पहले केस में जब की ओपन है, लिखा इफ के इज ओपन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट L1, तो ऑब्वियसली हर बार आपको नल पॉइंट मिलेगा एक, और वही नाटक कर देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा L1 लेंथ के लिए, पहले पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, एक केले की कीमत निकाल लेते हैं V बाई एल, तो L1 की कितनी होगी ये, तो इसका किसके बराबर होगा, इसके बराबर। अब ये तो सर्किट में है नहीं, तो ये E के बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इफ के इज क्लोज्ड एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, जब की को हम क्लोज करेंगे, लेट्स से अगर की को हमने ये क्लोज कर दिया, अब सेकंड पॉइंट पे मैंने की बंद कर दी, यहाँ बंद कर दी, तो मेरा ये जो मिला मेरे को ऑब्वियसली कम पे मिलेगा। उसका रीज़न है, बताता हूँ क्या रीज़न है, ये किसी L2 पॉइंट पे मिला। अब बताइए E कितना होगा, ऑब्वियसली अब तो, क्योंकि ये देखिए यहाँ, ये तो यहाँ तो करंट नहीं है ना, क्योंकि नल पॉइंट है, नल पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ करंट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये क्लोज कर दिया, यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ तो करंट बहनी शुरू हो जाएगी। जब करंट बहती है तो क्या होता है बेटा बताओ, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाता है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, E माइनस आई आर हो जाएगा, E माइनस आई आर हो जाएगा ना। वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस जगह पे, इसके अगेंस्ट ही है ना, इस लेंथ के अगेंस्ट ही तो ये जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है ना। तो वही नाटक कर लो, तो V बाई एल, V बाई L2 और लेंथ आ जाएगी अब, सॉरी V बाई एल इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस आई आर। समझ आ रहा है आपको बात में। और यहाँ से I सर्किट में करंट कितनी होगी, करंट कितनी होती है, जितनी EMF होती है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस I प्लस R। ये मैंने E ओवर, ये देखो EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R ये कर दिया मैंने, ये डाल दीजिए इसमें, और I की वैल्यू निकाल के देख लेना। इसको डिवाइड करके भी दिखाता हूँ मैं आपको सारा समझ आ जाएगा। मिटा लेता हूँ थोड़ा सा एक बार, इसको पूरा सॉल्व कर। ओके, सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से I की वैल्यू इसमें डाल दें, ये ठीक है ना, I की वैल्यू जो निकाली थी उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, V अपॉन एल इंटू L2 था ना ये, तो इसमें V अपॉन एल इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस आई की वैल्यू है E अपॉन R प्लस R इंटू R। दिख रहा है आपको ये, इसको फर्दर सॉल्व कर लें। E कॉमन आ गया इसमें, E द कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस R ओवर E कॉमन आ गया ना, तो यहाँ बचा 1 माइनस R ओवर R प्लस R। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, E R प्लस R माइनस R बाई R प्लस R। ये कट गया, ये हो गया E R बाई R प्लस R। दिस इज VL इंटू L2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको डिवाइड कर लो इससे, ये इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बताइए, VL से VL कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा, उसको ऊपर रखिए, वो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा L1 बाई L2, और ये हो जाएगा E अपॉन वो ऊपर, ये नीचे ER अपॉन R प्लस R।
ई से ई कैंसिल हो गया, तो फर्दर आपको क्या मिला, L1 बाई L2। देख लीजिए क्या सारी कैलकुलेशन एग्जाम में कर देनी है आपने, R प्लस आर बाई आर। देख लीजिए कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिए सब कुछ लेंथ पे बेस्ड है सारा। जो सबसे पहले बताया था आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड है, V बाई एल पे बेस्ड है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है पूरी लेंथ में, यानी अगर 40 वोल्ट है और 10 लेंथ दे रखी है तो पर लेंथ सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, उस खेल पे सारा बेस्ड है। उससे निकाल लीजिए, फर्दर ये हो जाएगा L1 बाई L2, इसको सेपरेट कर दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस R बाई आर। दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो जाएगा, R बाई आर 1 हो जाएगा और R बाई आर हो जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, अल्टीमेटली आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो, तो मैं इसको अलग करता जा रहा हूँ बस, और फर्दर मिटा दो ये वाला, यहाँ से मिटा देते हैं ये वाला। यहाँ से था L1 बाई L2 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई आर, ये कितना L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R इज R। ये देखो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो L1 माइनस L2 बाई L2 इज L1, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है L1 बाई L2, L1 R इज L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। मैंने सिर्फ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है जी, दिस ऑलमोस्ट फिनिशेज योर दिस चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैंने, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया। कुछ टॉपिक जो एनसीईआरटी ने काट दिए वो भी मैंने पढ़ा दिए, डिटेल में पढ़ा दिया, आपको प्रैक्टिकल में हेल्प हो जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैंने स्टडी करानी तो पूरी स्टडी करानी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सेंसिटिव डिवाइस होता है बेटा, ठीक है ना। ये इसका जो डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का मैं आपको भेज दूंगा, वो नोट कर लेना, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्यूरेट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर करता है, क्योंकि खुद करंट नहीं लेता है। वोल्टमीटर क्या होता है, खुद करंट ले लेता है, तो वोल्टेज ड्रॉप उसके अगेंस्ट भी हो जाता है और वेस्ट हो जाती है करंट वो। ठीक है, लेकिन ये करंट नहीं लेता है। ठीक है, आपको पता है उसमें करंट जाती नहीं है ना, आपको पता है उसमें करंट कहाँ गई थी, नीचे वाले में करंट कहाँ गई थी। तो जब करंट ही नहीं लेगा तो वेस्टेज भी नहीं होगी, तो इसलिए वो मैं आपको डिफरेंस भेज दूंगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, देन वी विल डिस्कस एनसीईआरटी, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।